नमस्कार मित्रों, आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। जो पिछली क्लास है अपन ने उसमें प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन किया। न्याय व्यवस्था के बारे में जो प्लेटो क्या कहता है और न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, क्या अरांती विचारकों ने उस न्याय सिद्धांत की किस प्रकार से आलोचना की है, किन किन बिंदुओं पर आलोचना की है, उसका अपन ने अध्ययन किया। अब पढ़ते हैं प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके बारे में कि प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की है और शिक्षा के बारे में वो क्या कहता है। ये सब चीज़ अपन उसमें देखते हैं एक बार। तो जो प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें जो शिक्षा सिद्धांत की विस्तार से विवेचना की है। संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस बात का उल्लेख उसने किया है। तो ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि जो शिक्षा की बात है वो कौन से ग्रंथ में जो करता है। रिपब्लिक जो प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, उसमें वो शासक वर्ग की शिक्षा की बात करता है। तो इस बात को लेकर रूसो क्या कहता है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो इस बारे में कहता है प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत की बात की है रिपब्लिक में, उसमें रूसो उस बात से प्रभावित होकर कहता है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये बात कौन कहता है? रूसो। तो ये बात जैसे मान लीजिए शिक्षा सिद्धांत में पूछी जाती है या आप शिक्षा सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें तो ये आपको उसमें लिखना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप इस प्रकार की बात अगर लिखते हैं तो उससे एग्जामिनर जो है काफ़ी प्रभावित होता है। अब ये तो हो गई। अब प्लेटो जो है शिक्षा सिद्धांत के बारे में दो बात कहता था है, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो क्या कहता है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा सिद्धांत की दो बात। दो भाग कौन से बताता है? एक तो है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, राज्य द्वारा पहली बात यहाँ बताता है प्लेटो की राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। दूसरी बात बताता है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। यहाँ प्लेटो शिक्षा सिद्धांत के बारे में दो मुख्य बात बताता है, यानी कि दो भागों में इसको डिवाइड करता है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा और दूसरी है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। अब राज्य द्वारा जो नियंत्रित शिक्षा की बात करता है उसमें क्या कहता है कि इससे क्या है कि अच्छे शासक व सैनिक प्राप्त होंगे। दूसरी बात वो बताता है कि साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था में वो कहता है कि यह शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, परिवार तथा संपत्ति के प्रति जो प्रेम की परिस्थितियां हैं उनको दूर किया जा सकेगा। ये दो बात बताता है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो प्लेटो इन दो बातों को निष्कर्ष करते हुए कहता है कि यह जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा जो पद्धति है इसमें व्यक्ति के शारीरिक मानसिक व जो चारित्रिक विकास है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था है इसमें जो व्यक्ति का परिवार के प्रति प्रेम है, संपत्ति के प्रति प्रेम है, तो ये जो बात है ये इन चीज़ों को दूर रखने का एक उपाय है। तो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो शिक्षा के बारे में बात करते हुए कहता भी है, या इसका कोटेशन एक बार पूछा भी गया है या पूछा भी जा सकता है कि जो शिक्षा है वो मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है। या आप परीक्षा में लिख सकते हो, या शिक्षा सिद्धांत जैसे आपसे परीक्षा में पूछा जाता है
उसमें ये बात आप लिख सकते हो कि प्लेटो शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये बात किसने कही है? प्लेटो ने। तो बात किसी भी प्रकार से आपसे पूछी जा सकती है। अब प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, एक तो थी एथेंस की और एक थी स्पार्टा की। प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी। दो प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, एक तो थी एथेंस की, नंबर एक है एथेंस, और दूसरा है स्पार्टा की। स्पार्टा की शिक्षा और यहाँ है एथेंस की शिक्षा। दो बातें मैंने लिखी है, एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा। अब देखिए, जो एथेंस की शिक्षा थी उसमें तो क्या था कि शिक्षा जो है परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। वो जो स्पार्टा की शिक्षा थी वो क्या है कि राज्य के द्वारा दी जाती थी। तो स्पार्टा है वो जो स्पार्टा जो बसा हुआ है उसके चारों ओर क्या था कि उसके जो पड़ोसी राज्य थे वो उसके शत्रु थे। तो इसमें क्या है कि यहाँ जो है राज्य के द्वारा कठोर जो शिक्षा दी जाती थी, कठोर नियंत्रण पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो सैनिक शिक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और ये जो शिक्षा पद्धति है वो शारीरिक और मानसिक चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है। और जो स्पार्टा की शिक्षा है वो सैनिक प्रशिक्षण के लिए। तो प्लेटो इन दोनों की शिक्षाओं का अध्ययन करके अपने अनुसार शिक्षा पद्धति की वो बात करता है। यानी कि इन दोनों का समन्वय करके अपना शिक्षा सिद्धांत वो देता है। कौन? प्लेटो। इसमें क्या है कि शिक्षा देना परिवार का एक निजी कार्य समझा गया है। और स्पार्टा की शिक्षा में 7 वर्ष की जैसे बच्चे की उम्र है तो 7 वर्ष बाद उसको परिवार से ले लिया जाता है। और जो राज्य के अधिकारी हैं उनके द्वारा वो शिक्षा जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। तो ये जो शिक्षा थी एथेंस वाली, तो ये क्या थी? जो राज्य के प्रतिकूल शिक्षा थी, क्योंकि इसमें जो शिक्षा है वो राज्य के द्वारा ना दिया जाकर एक परिवार के द्वारा दिया गया है। तो ये तो हो गई जो प्लेटो के समय में जो शिक्षा पद्धति वो दो प्रकार की थी, एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो ये तो हो गई प्लेटो की प्लेटो के समय में जो शिक्षा सिद्धांत थे या किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी वो। अब प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया उसमें वो किस प्रकार की बात करता है, तो यहाँ अपन देखते हैं। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इसमें वो बात करता है कि प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो जो है शिक्षा सिद्धांत को दो भागों में बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा और यहाँ लिखता है, मैं लिखता हूँ यहाँ उच्च शिक्षा। ठीक है, यानी कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 से 20 वर्ष तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष तक तो संगीत व व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी और 18 से 20 वर्ष तक किसकी संज्ञा दी जाएगी? सैनिक प्रशिक्षण। तो ये चलेगी 6 से 20 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 20 वर्ष तक चलेगी, जिसमें 6 से 18 वर्ष तक संगीत व व्यायाम की शिक्षा, संगीत व व्यायाम की शिक्षा। ठीक है, और 18 से 20 वर्ष सैनिक शिक्षा। 18 से 20 वर्ष किसकी शिक्षा दी जाएगी? यहाँ सैनिक शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए यहाँ व्यायाम से मतलब है कि व्यायाम से मतलब प्लेटो कहता है कि शारीरिक कसरत करना ही नहीं है, व्यायाम से मतलब है कि जो शरीर का जो है संपूर्ण विकास यहाँ होना
चाहिए। तो जो प्रारंभिक शिक्षा की वो बात करता है 6 से 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है प्लेटो, जिसमें 6 से 18 वर्ष तक तो संगीत व व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 18 से 20 वर्ष यानी कि इसमें 2 साल है जो है सैनिक शिक्षा दी जाएगी। अब यहाँ अपन बात करते हैं उच्च शिक्षा यानी कि 20 वर्ष बाद एक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें परीक्षा में जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया तो वो किसका कार्य करेगा, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का वो कार्य करेगा। इसके बाद जो उच्च शिक्षा होगी यानी कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो उच्च अध्ययन के लिए जाएंगे, तो उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी और यह शिक्षा संरक्षक वर्ग व शासक वर्ग के लिए होगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 20 वर्ष बाद परीक्षा, 20 वर्ष बाद परीक्षा होगी। ठीक है, 20 वर्ष बाद परीक्षा होगी। अनुत्तीर्ण होने वाले कौन सा कार्य करेगा, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग का। सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग। यहाँ मान लीजिए उच्च शिक्षा की प्लेटो बात कर रहा है, तो उच्च शिक्षा यानी कि 20 वर्ष बाद परीक्षा होगी, जिसमें अनुत्तीर्ण होने वाले सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग होगा और उत्तीर्ण होने वाले उच्च अध्ययन करेंगे। यह शिक्षा यानी कि यह शिक्षा संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग के लिए होगी। शासक या संरक्षक वर्ग के लिए होगी। संरक्षक वर्ग के लिए होगी। संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग के लिए होगी। अब 10 वर्ष बाद यानी कि उच्च शिक्षा के बाद यानी कि 10 वर्ष बाद फिर से परीक्षा होगी। 10 वर्ष बाद अर्थात यानी कि 30 वर्ष 30 वर्ष बाद फिर से परीक्षा होगी। यानी कि 30 वर्ष बाद यानी कि व्यक्ति की जैसे मान लीजिए 30 वर्ष उम्र हो गई तो 30 साल बाद उसकी फिर से परीक्षा होगी, और जिसमें अनुत्तीर्ण होने वाले असफल रहने वाले साधारण अधिकारी होंगे, और जैसे मान लीजिए वो पास हो गए वो तो उनको शासक वर्ग की जैसे मान लीजिए शिक्षा दी जाएगी, व्यवहारिक उनको ज्ञान दिया जाएगा। तो इस प्रकार वो जो शिक्षा है वो 50 वर्ष तक उनकी चलेगी। इसमें मैं लिखता हूं अनुत्तीर्ण यहां होंगे साधारण अधिकारी, और उत्तीर्ण दर्शन व द्वंद्व की शिक्षा। यानी कि दर्शन व द्वंद्व की शिक्षा उनको दी जाएगी 50 वर्ष तक। यानी कि जो अपन पढ़ रहे हैं मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ। प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया है उसको उसने 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हुए कहता है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो 6 से 20 वर्ष तक चलेगी, जिसमें 6 से 18 वर्ष तक संगीत व व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, 18 से 20 वर्ष सैनिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो हो गई प्रारंभिक शिक्षा की बात।
फिर बात करता है वो उच्च शिक्षा की, यानी कि 20 वर्ष बाद परीक्षा होगी जिसमें अनुत्तीर्ण होने वाले जो नागरिक हैं वो सैनिक और उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे, और जो उत्तीर्ण होने वाले हैं वो उच्च अध्ययन करेंगे। उच्च अध्ययन के बाद यानी कि 10 वर्ष बाद जो उच्च अध्ययन कर रहे हैं उनकी 10 साल बाद यानी कि 30 साल बाद की फिर से परीक्षा होगी जिसमें अनुत्तीर्ण होने वाले साधारण अधिकारी बनेंगे राज्य के, और उत्तीर्ण होने वाले उस साधारण व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, दर्शन व द्वंद्व की उनको शिक्षा दी जाएगी 50 वर्ष तक। उसके बाद अगर वो सक्सेस रहते हैं, सफल रहते हैं, तो वो शासक या जन संरक्षक वर्ग का दायित्व निभाने के वो योग्य होंगे। तो इस प्रकार जो है प्लेटो अपने जो शिक्षा सिद्धांत में है वो उम्र के अनुसार शिक्षा की वो बात करता है। अब इसके बाद जो प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो क्या हैं, प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। यहाँ मैं लिखता हूँ प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया है उसकी कौन कौन सी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं वो हैं कि प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया है उसमें व्यक्ति का संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास होता है, एक आदर्श राज्य की स्थापना होती है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए वो शिक्षा की बात करता है, यानी कि सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए शिक्षा, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की मांग करता है। आदर्श राज्य की वो बात करता है, नागरिकों में चरित्र सुधार, देखिए प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत अपन पढ़ते हैं उसमें ये मोटी मोटी विशेषताएं उजागर होती हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी कि प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया है उसमें वो सर्वांगीण विकास की बात करता है। जैसे अपन ने पढ़ा कि 6 से 18 वर्ष तक संगीत व व्यायाम की शिक्षा, सैनिक शिक्षा उसको दी जाती है। फिर अगर वो सफल रहता है तो जो उच्च अध्ययन करता है तो द्वंद्व, गणित, ज्यामिति शास्त्र, दर्शन आदि की वो शिक्षा की बात करता है। तो एक तरह से जो व्यक्ति को है उसको संपूर्ण यानी कि सारी तरह की उसको शिक्षा मिलती है। दूसरी वो बात बताता है कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की वो बात करता है। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में सिर्फ पुरुष ही शिक्षा पाने के हकदार होंगे, स्त्री और पुरुष दोनों को वो शिक्षा देने की बात करता है। तीसरी बात है अगर राज्य में शिक्षा रहेगी तो राज्य एक आदर्श रूप में कन्वर्ट होता है, परिभाषित होता है, या राज्य में जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, यानी कि सभी व्यक्ति जो है संस्कारवान और आदर्श पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अगली मैंने लिखा अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे तो नागरिकों में चरित्र सुधार होगा, यानी कि किसी प्रकार का भी उनमें जो है भेदभाव वगैरह की स्थिति नहीं रहेगी। तो ये मोटी मोटी विशेषताएं हैं। अब देखिए जो प्लेटो ने जो शिक्षणालय खोला अकादमी के नाम से जो खोला है, तो उसमें जो प्लेटो ने है गणित और ज्यामिति, दर्शन शास्त्र, इनकी शिक्षा पर ज़्यादा जो ध्यान है वो दिया है। अब प्लेटो के समय में जैसे मान लीजिए प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया, अब कुछ राजनीति विचारक हैं जो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में खामियां निकालते हैं। तो वो शिक्षा सिद्धांत की कौन कौन सी कमियां रही हैं तो ये अपन एक बार देख लेते हैं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना।
यानी कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी किन आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहला बिंदु कि सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। दूसरी बात है साहित्य की उपेक्षा की है। कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण उसने लगाया है। शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम बताई है। शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला, व्यक्तित्व विकास का बलिदान आदि इन आधारों पर जो है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो है वो आलोचना की है। यानी कि जो जैसे सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं, तो अपन पढ़ते हैं इसमें सभी वर्गों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था नहीं। देखिए कुछ क्रांति विचारक हैं जो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में खामियां निकालते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया है उसमें सभी वर्गों के लिए वो शिक्षा की बात नहीं करता। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वो सिर्फ उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग का कार्य ही करेगा, इसके अलावा वो उच्च अध्ययन नहीं कर सकता। तो उच्च अध्ययन का जो सपना है लोगों को अध्ययन करने का, तो वो क्या है सभी लोगों को नहीं मिल पाता। इस बात की वो जो प्लेटो है वो व्याख्या नहीं करता। तो एक विचारक है सेबाइन, वो क्या कहते हैं कि प्लेटोवादी जो शिक्षा है योजना एक गंभीर दोष है, क्योंकि केवल अच्छे शासकों से ही किसी देश का कल्याण संभव नहीं होता। दूसरी है कि साहित्य की उपेक्षा उसने की है। साहित्य की उपेक्षा किस प्रकार की है कि प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया उसमें गणित और ज्यामिति दर्शन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया है। साहित्य के ऊपर प्लेटो ने कुछ कहा भी नहीं है और उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि साहित्य का भी कुछ प्रावधान हो, लोग साहित्य को भी जान सके। तो जो विचारक हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना करने वाले, तो वो कहते हैं कि प्लेटो ने वास्तव में शिक्षा जो साहित्य की है वो उपेक्षा की, साहित्य के ऊपर उसने कोई ध्यान नहीं दिया है। तीसरा बिंदु है कि जो प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया वो शिक्षा क्रम बहुत लंबा है। शिक्षा क्रम लंबा यानी कि प्लेटो जिस प्रकार की शिक्षा सिद्धांत की बात करता है तो वो शिक्षा सिद्धांत 50 जो वर्ष तक उसका चलता रहता है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा होगी, उसके बाद उच्च अध्ययन होगा, उच्च अध्ययन में सफल रहने वाले लोगों को एक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, दर्शन एवं गणित की शिक्षा दी जाएगी। तो जो प्लेटो है 50 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा की बात करता है। तो ये जो है वो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो प्रतिभा संपन्न या धनी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। गरीब जो वर्ग है वो इतनी लंबी या इतनी उम्र तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कला और साहित्य पर भी उसने अनुचित जो है वो नियंत्रण लगाने की जो कोशिश उसने की है। तो इन आधारों पर जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसकी आलोचना की जाती है। तो अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए बड़ा निबंधात्मक सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है लगभग वो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए, चाहे 5 नंबर के सवाल में पूछा जाए या फिर 20 नंबर के सवाल में। अगर मान लीजिए आपसे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टेबल बनाकर आपको उसमें लिखना है कि जो 6 से 18 वर्ष तक किस शिक्षा की बात करते हैं, 18 से 20 वर्ष की, और फिर जो 50 वर्ष तक का बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको उसमें समझाना है। अब जैसे मान लीजिए बड़ा निबंधात्मक सवाल पूछा जाता है तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो प्लेटो शिक्षा सिद्धांत की रिपब्लिक में बात करता है शासक वर्ग या सैनिक वर्ग के लिए, फिर रूसो परिभाषा देते हुए कहता है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। फिर जो शिक्षा सिद्धांत को किस प्रकार बांटा है, एथेंस की शिक्षा, स्पार्टा की शिक्षा, फिर वो अपने सिद्धांत में दोनों की जो है वहाँ की शिक्षा का मिश्रण करता है। तो ये पूरी बात आपको लिखनी है। फिर शिक्षा को किस प्रकार से उम्र के हिसाब से उसने बांटा है ये आपको उसमें लिखना है। फिर शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं लिखनी है और फिर आलोचना। इस प्रकार से आपको बड़ा निबंधात्मक सवाल इस प्रकार आपको पूरा तैयार करना है।
छोटा सवाल है उस शिक्षा के बारे में कहीं भी पूछा जा सके 2 नंबर का। जैसे मान लीजिए शिक्षा सिद्धांत की बात कौन सी पुस्तक में की है, उसके शिक्षणालय का नाम क्या है, शारीरिक शिक्षा कितनी उम्र तक दी जानी चाहिए, संगीत व व्यायाम शिक्षा जो है कितने वर्ष तक दी जानी चाहिए, दर्शन एवं द्वंद्व की शिक्षा कितनी उम्र तक दी जानी चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी बात है वो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लगातार कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि करत करत के अभ्यास, यानी कि लगातार जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे तब तक आपका माइंड सेट बिल्कुल सटीक रहेगा। आगे वाली क्लास में अपन बात करेंगे जैसे प्लेटो का जो साम्यवाद है उसके बारे में, एक दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो क्या कहता है, ये मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए जो आपने पढ़ा है उसको तैयार करते ही रखिए। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।